तो दोस्तों हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो इसको देखेंगे। छोटा टॉपिक है। तो रीजनलिज्म बेसिकली जब आप एक रीजन में अपने आप को सीमित कर देते हैं, या जैसे भारत में क्या हो रहा है। भारत फॉर एग्जांपल जो साउथ एशिया है वो एक रीजन की तरह कार्य करता है, या एक रीजन है। अगर सार्क में भी अगर सक्सेस होता तो जो साउथ एशिया है ये एक रीजन की तरह डेवलप होता है। ऐसे जो ईयू है ये भी एक रीजनलिज्म का ही उदाहरण है। इसके साथ ही साथ जो अपेक जैसे संस्थान है ये भी ईयू का ही काइंड ऑफ ये रीजनलिज्म के ही उदाहरण कहे जा सकते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन क्या बोलते हैं कि क्षेत्र राजनीतिक और सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं, अतः राष्ट्र की तरह क्षेत्र भी एक कल्पित समुदाय होता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया, तो ये एक कल्पित समुदाय। फिर क्षेत्रवाद एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के समन्वय का तरीका है कि आप किस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया के भीतर आप किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। संस्थागत स्तर पर क्षेत्रवाद औपचारिक संस्थाओं, नियमों व मानकों पर विश्वास है। इसके माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। अफेक्टिव लेवल पर यानी आत्मीय स्तर पर इसका तात्पर्य राज्य से बढ़कर एक बड़ी राजनीतिक पहचान व क्षेत्र के प्रति वफादारी है। तो अब ईयू के जो मेंबर्स हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति तो ठीक है, उनकी जो वफादारी है ही, वो ईयू एज अ ईयू नागरिक भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं विश्व में। तो ये बात भी है, जो कि उनके राष्ट्र से एक बड़ा दायरा है, इसके प्रति वो वफादारी निभाते हैं। फिर क्षेत्रीय एकीकरण के तहत संप्रभु राज्य अपनी संप्रभुता केंद्रीय निर्णयकारी संस्थाओं को सौंपकर राष्ट्रोपरि संस्थान का निर्माण करते हैं तथा अंतर सरकारी संगठन का निर्माण करते हैं। नव क्षेत्रवाद के अंतर्गत क्षेत्रवाद बाजार एकीकरण व व्यापारिक वाणिज्यिक संबंधों के रूप में प्रकट हुआ है। क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से भौगोलिक स्तर पर राजनीतिक व आर्थिक इकाइयों का निर्माण किया जाता है। तो एक तो या तो आप राजनीतिक इकाइयों का निर्माण कर लें या आर्थिक इकाइयों का। तो ईयू एक राजनीतिक इकाई भी है, एक आर्थिक इकाई भी है। क्षेत्रवाद के दो चेहरे हैं, एक तो सब नेशनल उपराष्ट्रीय, इसके तहत संघीय राज्यों का निर्माण किया जाता है, उदाहरण के लिए यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि। तो इसमें क्षेत्रवाद अब जैसे मान लो भारत में देखा जाए तो भारत में अगर क्षेत्रवाद को देखा जाए तो जैसे मान लो तमिलनाडु है या केरल है, ये अपने आप में एक क्षेत्र है और एक रीजन है। तो ये सब नेशनल आइडेंटिटी रखते हैं, नेशनल आइडेंटिटी नहीं है इनकी, सब नेशनल आइडेंटिटी। ट्रांसनेशनल तो एक ही क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग हुआ एकीकरण। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया के जो देश हैं अगर वो आपस में सहयोग करें और एकीकरण करें तो ये क्या होगा, सार्क के माध्यम से, तो ये क्या होगा, ट्रांसनेशनल ये चेहरा होगा। और अगर अंदर ही देश के अंदर ही अगर काइंड ऑफ संघीय राज्यों का निर्माण किया जा रहा है तो वो क्या है, वो सब नेशनल है। क्षेत्रवाद के प्रकार तो पहला है आर्थिक क्षेत्रवाद यानी इकोनॉमिक रीजनलिज्म। तो ये नया क्षेत्रवाद है जो 1990 के बाद ज्यादा विस्तारित हुआ है। अब 1990 के बाद ये ज्यादा विस्तारित हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो इसके तहत मुक्त व्यापार क्षेत्र में साप्टा है या आफ्टा जैसे जो क्षेत्र हैं ये आते हैं। इसमें सीमा शुल्क संघ बनते हैं, कस्टम्स यूनियन बनते हैं, साझा मार्केट होती है, कॉमन मार्केट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ईयू को देखा जाए तो ईयू की साझा मार्केट है, कस्टम्स यूनियन बने हुए हैं और मोस्ट फेवर्ड नेशन आज का कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि आप अपने जो काइंड ऑफ राज्य हैं या अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकते हैं। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को दर्जा दिया था, हालांकि अब तो उसको वापस ले लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। सिक्योरिटी रीजनलिज्म तो कार्ल रॉयस ने इसे सिक्योरिटी कम्युनिटी कहा है। फॉर एग्जाम्पल नाटो, सीएटो, वार्सा, आसियान की स्थापना प्रारंभ में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए की गई। तो ये सब सिक्योरिटी कम्युनिटी के रूप में कार्य करते हैं या सिक्योरिटी रीजनलिज्म का ये उदाहरण है। फिर पॉलिटिकल रीजनलिज्म तो साझा मूल्यों व मानकों का विकास, शक्तिशाली राजनीतिक आवाज के लिए स्थापना। तो फॉर एग्जाम्पल अरब लीग जो 1945 में बनी थी, ये एक पॉलिटिकल रीजनलिज्म का उदाहरण। फिर OAU ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी 1963 में बनता है और 2002 में ये अफ्रीकन यूनियन बन जाता है। क्षेत्रवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रीजनलिज्म, तो इसमें 3 सिद्धांत आप देख सकते हैं इसमें, संघवाद, प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद। तो फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म और फेडरलिज्म। तो पहला है संघवाद, फेडरलिज्म। क्षेत्रीय या वैश्विक एकीकरण का सबसे प्रारंभिक सिद्धांत है ये। इसकी वकालत 18वीं सदी से की जा रही है। प्रमुख विचारक हेगल व रूसो है। तो इसमें आप
क्षेत्रीय या वैश्विक एकीकरण के सबसे प्रारंभिक सिद्धांत है। तो यूएसए के जो 13 कॉलोनीज थी उनको मिलाकर प्रारंभ में यूएसए को बनाया गया था। यही है, यह सिद्धांत विविधता में एकता लाता है। इसमें पूर्ण सॉवरेंटी संप्रभुता का समूहीकरण होता है। यह स्थानीय युद्धों को कम करता है, केंद्र व परिधि के बीच तनाव को समेटता है, शक्ति और स्वतंत्रता दोनों इच्छाओं को पृथक करता है। तो यूएसए, कनाडा, भारत आदि जो संघ बने हैं, तो इसमें जो फॉर एग्जाम्पल भारत में, तो भारत में जो केरल है या तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश है, इसने अपनी जो सॉवरेंटी है उसको पूल करके एक भारत स्टेट को दे दी। ऐसे ही जो यूएसए है वहाँ पर जो 50 स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी संप्रभुता किसको दे दी है, केंद्र सरकार को या यूएसए एज ए स्टेट को दे दी है। इससे क्या हुआ है, शक्ति और स्वतंत्रता दोनों की पूर्ण करता है, यानी राज्य की भी, यानी केरल की भी शक्ति और स्वतंत्रता पूर्ण होगी और भारत स्टेट की भी पूरी होगी। और इसमें इससे क्या होता है, जो तनाव है, स्थानीय तनाव है और केंद्र परिधि के बीच जो तनाव होता है वो कहीं न कहीं समाप्त हो जाता है। रोम संधि हुई थी 1957 में, एक और अधिक घनिष्ठ संघ स्थापित करने के रूप में ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में हुई थी। द डिजायर टू एस्टेब्लिश एन एवर क्लोजर यूनियन। फंक्शनलिज्म प्रकारवाद या फलनवाद इसे कहा जाता है। इसके प्रतिपादक हैं डेविड मिट्रानी, ये यूके के हैं, डेविड मिट्रानी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, अ वर्किंग पीस सिस्टम, जो 1966 में आती है, अ वर्किंग पीस सिस्टम। राज्य व्यवस्था एक कार्यशील शांति व्यवस्था है, ये वर्किंग पीस सिस्टम के रूप में विकसित होगी। राज्य व्यवस्था एक वर्किंग पीस सिस्टम के रूप में विकसित होगी। फिर ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये पुस्तक लिखते हैं 1975 में, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। डेविड मित्रानी की अवधारणा का प्रसिद्ध सूत्र है फॉर्म अलाउज फंक्शन, फॉर्म अलाउज फंक्शन, यानी स्वरूप गतिविधियों का पीछा करते हैं। फॉर्म अलाउज फंक्शन का तात्पर्य है कि संयोग का निर्माण तभी होता है जब यह विशिष्ट गतिविधियों, स्पेसिफिक एक्टिविटीज और फंक्शन तक सीमित हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको संयोग बढ़ाना है, अगर भारत और पाकिस्तान को संयोग बढ़ाना है, तो आप स्पेसिफिक गतिविधियां चुनिए, आप एक्टिविटीज चुनिए। फॉर एग्जांपल, आप इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आप उसको चुनिए, तो इससे क्या होगा, संयोग बढ़ेगा। धीरे धीरे ये जो इकोनॉमी के क्षेत्र में जो संयोग हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में फैलेगा, सामाजिक क्षेत्र में फैलेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बनेगा। तो ये यही बात, इसका तात्पर्य है कि आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग मानकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो हम राजनीतिक गतिविधियों को, कश्मीर के मुद्दे को, या जो पॉलिटिकल इशू है भारत और पाकिस्तान का, उसको दूर करके आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करें। धीरे धीरे हम देखेंगे कि राजनीतिक मुद्दे भी सट जाएंगे या उनका भी समाधान हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र विवादों का क्षेत्र है, अतः यहाँ सहयोग कठिन होता है। यह राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता को कमजोर करना चाहते हैं। फिर नव प्रकारवाद, न्यू फंक्शनलिज्म, ये अर्नेस्ट हास का कॉन्सेप्ट है, ये यूएसए के हैं। इनके बुक है बियॉन्ड द नेशन स्टेट फंक्शनलिज्म एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 में आती है, बियॉन्ड द नेशन स्टेट। फिर टैंगल ऑफ होप्स, अमेरिकन कमिटमेंट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ये 1969 में बुक आती है। तो बियॉन्ड द स्टेट और टैंगल ऑफ होप्स। अर्नेस्ट हास की दो प्रसिद्ध अवधारणाएं हैं। पहला है फेडरलिज्म बाय इंस्टॉलमेंट, संघ का निर्माण चरणबद्ध रूप में किया जाए। तो आप संघ का निर्माण एक चरणबद्ध तरीके से करिए। पहले आप कुछ देशों को जोड़िए या कुछ राज्यों को जोड़िए, फिर इसके साथ आप अन्य राज्यों को जोड़िए। स्पिल ओवर थ्योरी, बिखरने का सिद्धांत। तो इस प्रक्रिया के तहत पहले आर्थिक क्षेत्र में एकीकरण हो। तो जब यूरोप में सबसे पहले एकीकरण हुआ था तो आर्थिक क्षेत्र में ही एकीकरण हुआ था। पॉलिटिकल एकीकरण तो बहुत बाद में हुआ, लगभग 1990 के दशक में, जो विस्तृत होकर राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में परिवर्तित हो जाएगा। नव प्रकारवाद, न्यू फंक्शनलिज्म, स्पिल ओवर थ्योरी और यूरोपीय एकीकरण से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। प्रकारवाद की तरह यह आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र को अलग अलग नहीं मानता है, बल्कि एक ही मानता है। प्रकारवाद जहां राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को कमजोर करना चाहते हैं, वहीं नव प्रकारवाद संप्रभुता को समाप्त कर क्षेत्रीय एकीकरण पर बल देते हैं कि आप संप्रभुता को समाप्त कर दीजिए और रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़िए। अर्नेस्ट हास ने न्यू लार्जर सेंटर की अवधारणा दी है, या न्यू लार्जर सेंटर शब्द का प्रयोग किया। फिर कार्ल ड्वाइस हैं, ये भी उसी के हैं। इनकी बुक है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, 1963 में आती है। इसके साथ ही साथ अन्य पुस्तक है इनकी पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नॉर्थ अटलांटिक एरिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, नाटो का संदर्भ लेके ये बात करते हैं। नेशन बिल्डिंग, ये 1966 में इनकी बुक आती है, नेशन बिल्डिंग। डायट, जो संचार सिद्धांत का प्रणेता है, ने यथार्थवादियों के इस सिद्धांत को चुनौती दी कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और यहाँ निरंतर संघर्ष होता रहता है। इसकी अवधारणा को वो इसकी आलोचना करते हैं। कार्ल ड्वाइस ने दो अवधारणाएं दी हैं, एक अमलगमेशन का यानी सम्मिश्रण या मिश्रण का, सिंगल डिसीजन मेकिंग सेंटर यानी एकीकृत निर्णय निर्माण केंद्र के द्वारा
क्षेत्रीय एकीकरण का निर्माण किया जा सकता है। तो ईयू में एक सिंगल डिसीजन मेकिंग पावर होगी, तो इससे आप जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसको आप बना सकते हैं, सभी विवादों का निपटारा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नाटो, यह सुरक्षा क्षेत्रवाद है, सिक्योरिटी रीजनलिज्म है, जहां पर नाटो की जो सर्वोच्च कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है या जो उनका संगठन है वही निर्णय लेता है। टूरिस्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी, ये इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आप एक सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाएं। तो यूरोप क्या है, यूरोप एक या जो यूरोपियन यूनियन है ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी कम्युनिटी की तरह कार्य कर रहा है, यही बात। जगदीश भगवती, क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक वैश्विक व्यवस्था के भीतर बाधक ब्लॉक या निर्माण ब्लॉक दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर नव क्षेत्रवाद, न्यू रीजनलिज्म, तो नव क्षेत्रवाद शीत युद्ध के बाद क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों यानी रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रकट हुआ। यह साझा बाजार, आईएमएफ, सीमा शुल्क संघ, फ्री ट्रेड एरिया की गतिविधि के रूप में प्रकट हुआ। इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं, तो पहला है एशिया में आसियान व एससीओ, अमेरिका में नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, ये 1994 में बनता है, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए के बीच में। फिर अफ्रीका में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन कम्युनिटी, ये 1963 में बनती है। इकोवास भी एक करके संस्था है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट, 1975 में बनती है। फिर जो ओएसी है वो 2002 में एयू बन गया, यानी अफ्रीकन यूनियन बन गया। मर्कोसुर, ये लैटिन अमेरिकी देशों, फॉर एग्जांपल ब्राजील, अर्जेंटीना और परग्वे, उरुग्वे देशों का साझा बाजार व सीमा शुल्क संघ है। फिर सिक्योरिटी रीजनलिज्म, तो राज्यों को उनके पड़ोसी दुश्मनों व अन्य दुश्मनों से रक्षा करने के लिए किए गए सहयोग के रूप में संदर्भित किया गया है। इस तरह क्षेत्रीय एकीकरण या सुरक्षा समुदाय को जन्म दिया जाता है, कॉल डाइस ऐसा कहते हैं। एक सिक्योरिटी कमेटी बन रही है। अब नाटो की जो अवधारणा है वो सिक्योरिटी कमेटी पर बेस्ड है कि जो नाटो के देश हैं आपस में मिलकर एक सिक्योरिटी कमेटी बनाते हैं कि अगर एक पर हमला होगा तो सभी पर हमला माना जाएगा, तो सभी देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कार्ल डॉइस ने सिक्योरिटी कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया कि आप इतना ज्यादा एक दूसरे से घुल मिल जाइए, इतना ज्यादा आप काइंड ऑफ एक दूसरे पर विश्वास करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप एक दूसरे का को खतरा मानना ही बंद कर दें, ये बात होती है। फिर एडलर और बर्नेट, क्षेत्रीय संगठन सहयोग को बढ़ावा देकर व्यवहार के मानदंड स्थापित करके तथा समाजीकरण के स्थलों के व सीखने के रूप में सेवा करके सुरक्षा समुदायों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिनमें लोगों को शांतिपूर्ण परिवर्तन की भरोसेमंद उम्मीदें हैं, को बढ़ावा दिया जा सकता है। डायनेमिक्स ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की गतिशीलता क्या है, तो स्वतंत्रता का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो नव स्वतंत्र राज्यों द्वारा आपस में अपने संबंधों में पूर्व औपनिवेशिक शक्ति के साथ और अन्य शक्तियों के साथ इसमें बंधना, ये क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस की। जैसे भारत है तो भारत नियम बनाता है जो मतलब अभी अभी उभरे हुए औपनिवेशिक देश थे जो अभी अभी आज़ादी मिली थी, और भारत कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा था, तो ये है स्वतंत्रता का प्रबंधन, आप दोनों तरफ आप उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। फिर परस्पर निर्भरता का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, शांति सुरक्षा की गारंटी के लिए क्षेत्रीय तंत्र, क्षेत्रीयकरण, सहयोग को बढ़ावा देने और राज्य के नेतृत्व वाले एकीकरण की प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, बहुपक्षीय प्रणाली में क्षेत्रीय वार्ता, क्षेत्रीय या संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, वैश्वीकरण के लिए क्षेत्रीय प्रक्रियाएं। अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रबंधन से आशय है क्षेत्रीय व्यवस्थाओं व शेष विश्व के बीच अंतर संबंध। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के आशय क्या है कि क्षेत्रीय व्यवस्थाओं, फॉर एग्जाम्पल नाटो या आसियान, और शेष विश्व के बीच किस प्रकार के अंतर संबंध है उसको आप देखें। उदारीकरण की बहुपक्षीय प्रक्रियाओं के लिए क्षेत्रवाद के निहितार्थ के बारे में बहस को जगदीश भगवती ने बिल्डिंग ब्लॉक और स्टम्बलिंग ब्लॉक कहा है, बिल्डिंग ब्लॉक या स्टम्बलिंग ब्लॉक कहा। फिर क्षेत्रीय सहयोग अलग नहीं बल्कि एक वैश्विक घटना, हालांकि इस तरह के सहयोग के चालकों, तरीकों और परिणामों के संबंध में उच्च स्तर की विविधता देखने को मिलती है। क्षेत्रवाद के विभिन्न आयाम हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा, जो दुनिया भर में अलग अलग रूप में है। कुछ क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रियाएं अधिक राजनेतृत्व वाली जबकि अन्य बाजार आधारित होती हैं। चलिए कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको देख लेते हैं, वो कब उनको फाउंड किया गया, उनके मेंबर कितने हैं, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। तो अफ्रीका से जो महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखते हैं। तो एयू अफ्रीकन यूनियन, ये 2002 में बनता है, इसमें 55 मेंबर है। सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम एंड इकोनॉमिक यूनियन, ये 1966 में बनता है, इसमें 6 मेंबर है। इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ये 1975 में बनता है, इसमें 15 मेंबर, याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ
सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट ये 1983 में बनता है, इसमें 11 मेंबर है। अरब मैग्रेब यूनियन ये 1989 में बनता है, इसमें 5 मेंबर है। फिर सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी ये 1992 में बनती है, इसमें 16 मेंबर है। सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन ये 1910 में बनता है, इसमें 5 मेंबर हैं। फिर अमेरिका से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा 1994 में बनता है ये, इसमें 3 मेंबर हैं, हालांकि अब इसको डिसमेंटल कर दिया गया है, इसके स्थान पर एक नया संगठन आ गया है। फिर है मर्कासुर, तो मर्कासुर ये साउथ सदर्न कोन कॉमन मार्केट है, ये 1991 में बनता है, इसमें 5 मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट इसमें इसे 1948 में बनाया गया था, 6 मेंबर है इसमें। सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट 1960 में बनाया गया था, 5 मेंबर हैं इसमें। इंडियन ग्रुप इसमें इसे 1969 में बनाया गया था, इसमें 5 मेंबर हैं। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन ये 1980 में बना था, इसमें 11 मेंबर है। आसियान या एशिया में कौन कौन से संगठन हैं, तो आसियान है सबसे पहले, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में बनता है, 10 मेंबर है। आसियान रीजन फोरम ARF 1994 में बनता है, 27 मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट इसे 2005 में बनता है और इसमें 18 मेंबर, 10 काइंड ऑफ आसियान के प्लस इसमें 3-3 का ग्रुप बनता है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें 18 मेंबर है। फिर सार्क ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में बनता है, इसमें 8 मेंबर है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये 1991 में बनती है, इसमें 6 मेंबर है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनती है, 8 मेंबर है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल ये 1985 में बनती है, इसमें 10 मेंबर है। तो इसमें आपका एक होमवर्क भी है दोस्तों, ये जो सारे देश हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जैसे आसियान हो गया, आसियान ईस्ट एशिया समिट हो गई, इन जो महत्वपूर्ण आपको लगते हैं उनके मेंबर्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि मेंबर भी पूछ लेते हैं कि कौन से देश कौन सा क्षेत्रीय संगठन का मेंबर है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, जिसे आप ब्रॉड थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन कौन से देश आते हैं। फिर एशिया पैसिफिक, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC ये 1989 में बनता है, 21 मेंबर है। फिर पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल ये 1980 में बनती है, इसमें 25 देश हैं, 1 एसोसिएट मेंबर और 2 इंस्टीट्यूशनल मेंबर है। पैसिफिक आइलैंड फोरम इसमें 1971 में बनता है, 18 मेंबर है। यूरेशिया में, तो यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, 2000 में बनती है, 5 मेंबर है। और ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1992 में बनता है, 13 मेंबर। यूरोप में है यूरोपियन यूनियन EU ये 1993 में बनती है, 27 मेंबर है। काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बनती है, 1949 में बनती है, इसमें 40 मेंबर है। नॉर्डिक काउंसिल ये 1952 में बनती है, 8 मेंबर है। और बेनेलक्स इकोनॉमिक यूनियन, बेनेलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं, 1958 में बनती है और 3 इसमें मेंबर है। यूरो अटलांटिक, तो इसमें नाटो आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनता है, 31 मेंबर है, 1949 31 मेंबर। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ये 1975 में बनता है और इसमें 57 मेंबर हैं। तो होप कि दोस्तों ये आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। और एक और बात है दोस्तों कि आप इसमें मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चैनल को और ज़्यादा थोड़ा सा ग्रो करने में मदद मिले, तो आप इसको ले सकते हैं मेंबरशिप। थैंक्स बटन भी है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।